नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। और आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज को। पंचायती राज जो कि स्थानीय सुशासन का एक भाग होता है। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय सुशासन होता क्या है। तो स्थानीय सुशासन से तात्पर्य है स्थानीय लोगों की समस्याओं को स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा फॉलो करना। अर्थात किसी गांव की समस्या है तो उस गांव की जनप्रतिनिधि द्वारा उस समस्या का समाधान करना स्थानीय सुशासन के अंतर्गत आता है। अब बात करें स्थानीय सुशासन की, तो स्थानीय सुशासन के दो स्तर होते हैं। पहला नगर स्तर और दूसरा ग्राम स्तर। नगर स्तर पर नगर निकाय और ग्राम स्तर पर पंचायती राज होता है। और आज की क्लास में हम पंचायती राज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम 1882 में लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक प्रस्ताव लाए जिसे मेग्ना कार्टा कहा गया। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भारत में स्थानीय स्वशासन की बात लॉर्ड रिपन ने करी थी 1882 में। और इसी वजह से इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और एक और बात दोस्तों की, जो जितने भी जनक है ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर यही से पूछे जाते हैं। आगे मूल संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में प्रावधान था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अर्थात जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तब उसमें प्रावधान था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, किंतु गठन करे ही सही ये अनिवार्य नहीं था क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था। और पंचायती राज का विकास करने के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया, राष्ट्रीय सर्विस्तार योजना 1953 में चलाई, किंतु यह दोनों योजनाएं असफल रही। और आपको बता दूं कि असफल होने का कारण क्या था। एक तो जन सहभागिता की कमी थी, लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया, और दूसरी थी अतिरिक्त प्रशासनिक हस्तक्षेप, यानी कि प्रशासन के लोगों द्वारा इसमें काफी हस्तक्षेप था। इसके बाद योजना आयोग ने पंचायती राज के विकास के लिए एक समिति बनाई, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। और यह समिति पंचायती राज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आपको याद होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर यही से होते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था हो, यानी कि ग्राम, खंड और जिला। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर खंड पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। और साथ ही बलवंत राय मेहता ने कहा कि पंचायती राज का विधिवत उद्घाटन होना चाहिए, यानी कि एक पंचायती राज विभाग हो उसका उद्घाटन किया जाए और त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाए। और इसी के अनुसार भारत सरकार ने इस व्यवस्था को अपनाया भी। और बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। और पंचायती राज का उद्घाटन करने के कारण ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज के जनक कहा गया। और उद्घाटन किया था 1959 में। अब बात करें आगे, बलवंत राय मेहता की इस कार्य के कारण उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, अथवा भारत में पंचायती राज का शिल्पकार या वास्तुकार भी कहा जाता है। आगे तो उद्घाटन के बाद पंचायती राज के प्रथम चुनाव आंध्र प्रदेश राज्य ने करवाए 11 अक्टूबर 1959 को, यानी कि उद्घाटन तो राजस्थान में हुआ किंतु पंचायती राज के समीकरण के आधार पर चुनाव कराए आंध्र प्रदेश ने। बलवंत राय मेहता समिति के अलावा एक और समिति महत्वपूर्ण दोस्तों जिसे याद होना जरूरी है, वो समिति अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। और अशोक मेहता समिति ने बताया कि पंचायती राज के विकास के लिए 3 स्तर नहीं बल्कि 2 ही स्तर होने चाहिए, एक तो खंड स्तर और जिला स्तर। उन्होंने ग्राम स्तर को इतना महत्व नहीं दिया था। और इसके साथ ही बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिए, अर्थात पंचायती राज के चुनाव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण मिले। और साथ ही कहा कि चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति भी दी जाए। और एक और बात बताई कि राज्य में पंचायती राज मंत्री हो। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इनकी तीनों शर्तों को माना, इन्होंने जो सिफारिश की उसे अपनाया भी। और आपको पता होगा अभी SC ST को आरक्षण भी है, राजनीतिक दल चुनाव में भाग भी लेते हैं और पंचायती राज मंत्री भी है। इनके अलावा कुछ समितियां दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, बस इन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो दांतेवाड़ा समिति ये 1978 में बनी थी। जीवी समिति 1985 में बनी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। PN गाड़गिल समिति ये 1988 में बनी। और PK थुगल समिति ये भी 1988 में बनी थी दोस्तों। और PK थुगल समिति की सिफारिश पर ही 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन लाया गया
64वां संविधान संशोधन, किंतु ये पारित नहीं हो सका। और इस संविधान संशोधन में यह था कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान में हो। इसी कारण राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज के जनक कहा जाता है। अगर प्रश्न है कि आधुनिक पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है, तो राजीव गांधी को। और क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने कहा था कि जब तक पंचायती राज का उल्लेख संविधान में नहीं होगा तब तक पंचायती राज का विकास संभव नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन लाया गया, 73वां संविधान संशोधन। और उन्होंने राजीव गांधी जो कार्य करना चाहते थे वही कार्य किया, पंचायती राज का उल्लेख संविधान में किया। इस अधिनियम द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 में ए से ओ तक हिंदी में, क से न तक अनुच्छेद जोड़े गए तथा 11वीं सूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 32 विषय थे। यानी कि पंचायती राज की संस्थाओं के पास कार्य करने के लिए 32 विषय थे। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करें आगे, तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, यानी कि 1 साल बाद, क्योंकि सरकार ने सभी राज्यों को 1 साल का समय दिया था कि इस अधिनियम को लागू किया जाए, और राजस्थान में फिक्स 1 साल बाद लागू हुआ था। बात करें आगे की, तो आगे है अनुच्छेद 243, और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से संबंधित परिभाषा का उल्लेख है। अब बात करें मित्रों अनुच्छेद 243 ए की, तो अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा के गठन का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि वर्ष में ग्राम सभा की 2 बैठक होना अनिवार्य है, अर्थात प्रत्येक राज्य में 2 ग्राम सभा आयोजित होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 बैठकें होती है, और कब कब होती है, तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर को राजस्थान में ग्राम सभा आयोजित होती है। अब बात करें इनकी कोरम की, तो कोरम कितना होना चाहिए, तो 1/10 सदस्य, अर्थात गांव की कुल जनसंख्या के 1/10 सदस्य उस ग्राम सभा में शामिल होना चाहिए। आगे बात करें अनुच्छेद 243 बी की, तो अनुच्छेद 243 बी में पंचायती राज के गठन का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, लेकिन किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर मध्य स्तर का होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, अर्थात 18 लाख, 19 लाख, 15 लाख, 10 लाख ऐसे है, तो वहाँ पर खंड स्तर यानी कि पंचायत समिति होना अनिवार्य नहीं है। और बात करें अनुच्छेद 243 सी की, तो अनुच्छेद 243 में संरचना का उल्लेख है, अर्थात तीनों स्तरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। आगे बात करें खंड एवं जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात दोस्तों जो खंड स्तर एवं जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात उन्हें जनता स्वयं वोट देकर नहीं चुनेगी, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि उनके पंचायती राज सदस्यों द्वारा उन्हें चुना जाएगा। आगे ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव, ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित है, यानी कि जो राज्य विधानमंडल ने तय किया है उसी के द्वारा ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अब बात करें अनुच्छेद 243 डी, तो अनुच्छेद 243 डी हमसे कहता है आरक्षण के बारे में, यानी कि एसटी एवं एससी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले, और महिलाओं हेतु भी आरक्षण है, तो महिलाओं हेतु 1/13, यानी कि अन्य राज्यों में प्रत्येक तीसरे चुनाव में महिला की सीट आएगी, किंतु राजस्थान में यह रेशो 1/2 यानी कि प्रत्येक तीसरी सीट महिला की होगी, और ये 2009 से शुरू है। अब बात करें पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण की, तो राज्य द्वारा निर्धारित यानी कि राज्य ने जो पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण डिसाइड किया है वही मिलेगा, और व्यापी जनसंख्या के आधार पर है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 243 ई की, वो अनुच्छेद 243 ई कार्यकाल के बारे में बताता है, अर्थात पंचायती राज के सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख करता है, और कार्यकाल है इनका प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, यानी कि जब ये प्रथम बैठक में शामिल हो गए उसके अगले 5 साल तक वो अपने सदस्य बने रहेंगे। यदि पद रिक्त हो जाए तो 6 माह में पूरा चुनाव होगा, यानी कि मान लो कोई पद रिक्त हो जाता है तो उसका चुनाव 6 माह के अंदर होगा। अब बात करें अनुच्छेद 243 एफ की, तो अनुच्छेद 243 हमें पंचायती राज के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताता है कि उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला, वो भारत का नागरिक हो, दूसरी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो, दूसरी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। और अन्य योग्यताओं की बात करें तो जो राज्य विधानमंडल द्वारा
तय की गई है वो योग्यता है कि 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान न हो, दूसरा है गर्भ में शौचालय का शपथ पत्र हो, और तीसरा है मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 का दोषी नहीं होना चाहिए। अगर वो इन शर्तों को पूरी करता है, अगर उसमें ये योग्यता है, तो वह पंचायती राज के सदस्य बन सकता है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी में कार्य का उल्लेख किया गया है कि पंचायती राज के सदस्य एवं संस्थाओं का क्या क्या कार्य रहेगा। तो 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषय पंचायती राज संस्थाएं कार्य कर सकेगी, यानी कि जो पंचायती राज के लिए अनुसूची बनाई थी 11वीं अनुसूची, और उसमें कुल 29 विषय थे, वही 29 विषय पर ही पंचायती राज की संस्थाएं कार्य कर सकती है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में पहले 18 विषय थे पंचायती राज संस्थाओं के पास, किंतु व्यास समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 2010 को 5 और विषय जोड़ दिए गए, और वो विषय थे प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता। इसके बाद है अनुच्छेद 243H। अनुच्छेद 243H में कर लगाने की शक्ति का प्रावधान थे। अब बात करें आगे तो अनुच्छेद 243I। अनुच्छेद 243I में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 243J में लेखा परिषद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 243 के इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का विवरण दिया गया है। अब बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो सर्वप्रथम इसका गठन हुआ था जुलाई 1994 में, और दोस्तों यह एक सदस्य आयोग है, और वो सदस्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने की योग्यता है दोस्तों वरिष्ठ या सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, यानी कि इनक्वेस्ट आपको क्लियर करनी होगी। इसके बाद है नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और बात करें इनके कार्यकाल की, तो पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की पूर्ण होगी। अब बात करें प्रथम निर्वाचन आयुक्त की, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौर थे, और वर्तमान में दोस्तों मधुकर गुप्ता है। और देखो इस आयुक्त का कार्य क्या होता है, इस आयुक्त का कार्य होता है चुनाव करवाना, यानी कि पंचायती राज के चुनाव सफलतापूर्वक करवाना आयुक्त का कार्य होता है। आगे दोस्तों राजस्थान में अब तक 11 बार पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। इसमें से 5 बार पंचायती राज विभाग ने करवाया, और 6 बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। अब बात करें पंचायती राज विभाग ने कब करवाया, तो पंचायती राज विभाग द्वारा 1960, 1965, 1978, 1981 और 1988 में चुनाव करवाए गए थे, और 1995 के बाद पंचायती राज के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए थे। अब बात करें दोस्तों अनुच्छेद 243M की, तो अनुच्छेद 243M में उल्लेखित है वे क्षेत्र जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, यहाँ नहीं भी नोट करना दोस्तों, नहीं है। ऐसे क्षेत्र है दोस्तों पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अर्थात इन क्षेत्रों में वर्तमान में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। आइए देखिए दोस्तों अनुच्छेद 243 को एवं अनुच्छेद 243A से O तक को याद करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है दोस्तों। तो अनुच्छेद 243 में परिभाषा, A में है ग्राम सभा, B में है गठन, C में संरचना, D में आरक्षण, E में कार्यकाल, F में योग्यता, G में कार्य, H में कार्य लागू करना, I में वित्त आयोग अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न, J में लेखा परीक्षण, K में राज्य निर्वाचन आयोग, और M ऐसे क्षेत्र जहाँ पंचायती राज लागू नहीं है। अब बात करें दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज की, तो राजस्थान में पंचायती राज राजस्थान की कुछ रियासतें ऐसी थी जहाँ स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था लागू थी, यानी कि जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, अर्थात जब राजा रजवाड़ों का शासन चलता था तब भी पंचायती राज जैसी व्यवस्था लागू थी। वो क्षेत्र है बीकानेर, मारवाड़, करौली, मेवाड़ एवं जयपुर, यानी कि इन क्षेत्रों अर्थात इन रियासतों में पंचायती राज जैसी व्यवस्था लागू थी। आगे है राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना, अर्थात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई थी 1949 में। राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम बना था दोस्तों 1953 में। राजस्थान पंचायती समिति एवं जिला परिषद अधिनियम बना था 1959 में। और राजस्थान में बात करें चुनाव की, तो राजस्थान में प्रथम चुनाव हुए थे 1960 को। और राजस्थान उससे जुड़ी कुछ समिति भी दोस्तों जो महत्वपूर्ण है और हमें याद होनी चाहिए। सादिक अली समिति 1964 में बनी, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, और इनकी सिफारिश में ग्राम सेवक का पद का सृजन किया गया था। इसके बाद है हरलाल सिंह खर्रा समिति 1988 में। इसके बाद
अंतिम था दोस्तों गुलाब चंद कटारिया समिति, जो 2009 में बनी थी, और गुलाब चंद कटारिया समिति की सिफारिश वाली सभी ब्रिटिश विषय पंचायती राज संस्था को सौंप दिए गए थे। बात करें मित्रों राजस्थान में पंचायती राज के स्तर की, तो अब हम तीनों स्तरों को विस्तार से पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत का गठन 3000 की जनसंख्या पर होगा, पंचायत समिति का गठन 1 लाख की जनसंख्या पर होगा, और जिला परिषद का गठन 4 लाख की जनसंख्या पर होगा। और बात करें वार्ड की, तो न्यूनतम वार्ड 9 होंगे, यानी कि 3000 की जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड 9 होंगे, पंचायत समिति में न्यूनतम वार्ड 15 होंगे, और जिला परिषद में न्यूनतम वार्ड 17 होंगे 4 लाख की जनसंख्या पर। आइए बात करें अतिरिक्त वार्ड की, तो 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड बनाए जा सकते हैं, और पंचायत समिति में 15,000 की जनसंख्या पर अतिरिक्त 2 वार्ड बढ़ाए जा सकते हैं, और जिला परिषद में 1 लाख की जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि अगर किसी जिले की संख्या 5 लाख है तो वहां पर 17 की जगह 22 वार्ड होंगे। अब बात करते हैं जनप्रतिनिधि की। तो ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि होते हैं सरपंच, वार्ड पंच और उप सरपंच। और इनके बात करें इनके चुनाव की, तो सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, और उप सरपंच का होता है अप्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति की बात करें दोस्तों, तो पंचायत समिति पे जनप्रतिनिधि होते हैं प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। और बात करें इनके चुनाव की, तो प्रधान और उप प्रधान तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और सेम ऐसे ही बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं, और जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एवं जिला परिषद सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे बात करें सरकारी अधिकारी, यानी कि इन संस्थाओं में सरकारी अधिकारी कौन बैठेगा, तो ग्राम पंचायत में बैठेगा बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति में बैठता है बीडीओ, खंड विकास अधिकारी, और जिला परिषद में बैठता है दोस्तों सरकारी अधिकारी सीईओ, मुख्य कार्यकारी सदस्य। अब बात करें दोस्तों इनको शपथ कौन दिलाएगा इन संस्थाओं के सदस्यों को, तो शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी। सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन सभी को सदस्यों को शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी अलग अलग होते हैं दोस्तों। अब बात करें अगर त्यागपत्र की, यानी कि कोई सदस्य है जो उसका कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र देना चाहता है, तो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के तीनों जनप्रतिनिधि बीडीओ को अपना त्यागपत्र देंगे। अब बात करें पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति सदस्य एवं उप प्रधान यह अपना त्यागपत्र प्रधान को देंगे, एवं प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देगा। अब बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद सदस्य और एवं उप जिला प्रमुख ये देंगे जिला प्रमुख को। और बात करें जिला प्रमुख की, तो ये देगा संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र। अब बात करें कोरम की, यानी कि जब इनकी बैठक होगी तो इनका कोरम कितना होना चाहिए, तो तीनों संस्थाओं में 1/3, 1/3 और 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अब बात करते हैं सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख वो पद से हटाना, यानी कि जो संस्थाओं के अध्यक्ष है इनको अगर इनके पद से हटाना है तो क्या प्रक्रिया होगी। सरपंच के लिए प्रस्ताव लाएंगे दोस्तों वार्ड पंच, और प्रधान के लिए लाएंगे पंचायत समिति सदस्य, और जिला प्रमुख को हटाना है तो जिला परिषद सदस्य प्रस्ताव लाएंगे। और चुनाव के प्रथम 2 वर्ष एवं अंतिम वर्ष प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, एवं इसे 3/4 बहुमत से पारित करना होगा। यदि एक बात पारित न हो तो पुनः 1 वर्ष तक प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। अर्थात दोस्तों पद से हटाना है तो यह प्रक्रिया उनको फॉलो करनी पड़ेगी। आगे बात करें ग्राम पंचायतें राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें 11,304। पंचायत समिति की बात करें तो 352 पंचायत समिति राजस्थान में है, और 33 जिला परिषद है। अब बात करें इन संस्थाओं की वेतन की, तो सरपंच को वेतन मिलता है 4800 यानी कि 4,800 रुपये, वार्ड पंच को मिलता है 240 रुपये, और यदि बैठक में भाग लेगा तो 240 रुपये मिलेंगे। अब बात करें प्रधान की, तो प्रधान को मिलते हैं 8,000 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 420 रुपये प्रति बैठक, और जिला प्रमुख को 12,000 रुपये, जिला परिषद सदस्य को प्रति बैठक 600 रुपये। यानी कि ये जो सदस्य है अगर ये बैठक में भाग लेते हैं तो ही इनको वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों पीसा एक्ट की। तो पीसा एक्ट क्या है? ये पीसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार करने हेतु, यानी कि जो अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्र है
वहां पर भी पंचायती राज का विस्तार हो, उसके लिए ये एक्ट था। और दिलीप सिंह बोरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में पीसा एक्ट बनाया गया था। और वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में पीसा एक्ट प्रभावी है तथा राजस्थान के 8 जिलों यानी कि उदयपुर संभाग जिसमें 6 जिले पाली और सिरोही, यहाँ पर पीसा एक्ट लागू है। और दोस्तों एक और बात है पदेन सदस्य वाली, यानी कि ग्राम पंचायत की जब बैठक होगी तो उसमें पदेन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य ग्राम पंचायत की बैठक में पदेन सदस्य होंगे। बात करें पंचायत समिति की तो सरपंच, क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद पंचायत समिति की बैठक में पदेन सदस्य होगा। अब बात करें जिला परिषद की तो प्रधान, ग्रामीण, विधायक एवं सांसद जिला परिषद की बैठक में पदेन सदस्य होंगे। और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, और आने वाली क्लास में हम स्थानीय स्वयं शासन के दूसरे भाग नगरीय स्तर को अर्थात नगरीय निकाय को विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।